जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा यानी मन, चंद्रमा जो पूरी सृष्टि को अपनी शीतलता प्रदान करता है। इसका स्वभाव जानेंगे, ये किस चीज़ का कारक है, इसके संपूर्ण परिचय के ऊपर हम आज बात करेंगे। दोस्तों, जिस तरह कुंडली में सूर्य राजा होता है, उसी तरह चंद्रमा को रानी बताया गया है। चंद्रमा कुंडली के अंदर रानी का रूप होता है। रानी यानी ऐश्वर्य। राजा जिस तरह पराक्रम करता है और पुरुषार्थ के दम पर अपना साम्राज्य, अपना विस्तार करता है, लेकिन रानी केवल और केवल ऐश्वर्य का भोग करती है। वो बिना पुरुषार्थ के ही सब कुछ पा लेती है। सोने चांदी हीरा जवाहरात सुख सभी का उपभोग रानी करती है। इसी तरह चंद्रमा भी अगर किसी की कुंडली में अच्छी कंडीशन में है, शुभ बैठा हुआ है, बलवान है, तो वो सभी कुछ ऐश्वर्य प्राप्त करता है। दोस्तों, चंद्रमा को मन का कारक भी बताया गया है। चंद्रमा मनसो जात, यानी वो मन के समान होता है, मन का कारक होता है। जिस प्रकार चंद्रमा की गति तीव्र होती है, उसी प्रकार मन की गति भी तीव्र होती है। दोस्तों, इस संबंध में आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर चंद्रमा है क्या, और वो कुंडली में जातक को, इस सृष्टि को, इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को किस तरह प्रभावित करता है, इसके बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, जिस प्रकार सूर्य एक महीने में एक राशि भ्रमण करता है, 28 दिन 29 दिन उसे लगते हैं, उसी प्रकार जिस तरह शनिदेव 2.5 साल में, गुरु 13 महीने में, इस तरह बुध 28 दिन में, सभी की अपनी अपनी एक गति होती है। लेकिन सबसे तीव्र गति से कोई ग्रह चलता है तो वह है चंद्रमा। केवल और केवल 2.25 दिन में ये अपनी एक राशि का भ्रमण पूरा कर लेता है। 9 नक्षत्र के 9 चरणों को वो पूरा कर लेता है। चरणों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में हम पूर्व में बता चुके हैं। दोस्तों, जब कभी किसी व्यक्ति का जन्म होता है, जातक जाति का बालक का जन्म होता है, तो सर्वप्रथम उसकी राशि, उसका नाम का निर्धारण किया जाता है। सर्वप्रथम सभी के मन में ये आता है कि इसका नाम क्या रखा जाए। उस नाम का निर्धारण होता है नक्षत्र के आधार पर, कि जिस नक्षत्र में उस बालक का जन्म हुआ है, उस नक्षत्र के आधार पर उसका नामाक्षर रखा जाता है। नक्षत्र से भ्रमण तो सभी ग्रहों का होता है, लेकिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित है, उसी नक्षत्र के नामाक्षर के आधार पर बालक का जन्म नाम निर्धारित होता है। तो सर्वप्रथम जन्म से लेकर मृत्यु तक जब कभी जो कोई मांगलिक कार्य या कोई भी कार्य होता है, तो सर्वप्रथम चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है। कोई भी मुहूर्त निकाला जाता है तो चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है। चंद्रमा का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इस सृष्टि पर सबसे अधिक कोई बस विद्यमान है तो वो है जल। जल तत्व सबसे अधिक इस सृष्टि पर विद्यमान माना गया है, और उस जल पर किसी का अधिकार है तो वो है चंद्रमा, और उस अधिकार का कारण है उसकी आकर्षण शक्ति। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति इतनी जबरदस्त होती है कि वो कोई भी तरल पदार्थ अपनी ओर खींच लेता है। और ये कब होता है? ये होता है शुक्ल पक्ष में। जब जब शुक्ल पक्ष आता है, चंद्रमा अपने आप को बलि करता है, और जब पूर्णिमा की रात आती है तो वो संपूर्ण रूप से अपनी परिधि को प्रदर्शित करता है, और उसकी जो आकर्षण शक्ति है वो इतनी ज़बरदस्त होती है, इतनी भयावह होती है कि वो पानी को अपनी ओर खींचकर ऊपर की ओर उठा लेता है। जल प्रवाह को इतना ऊपर उठा लेता है
कि कई बार बाढ़ की स्थिति, तूफान की स्थिति ले आता है। चंद्रमा में इतनी शक्ति है। यूं तो देखने में चंद्रमा पृथ्वी का पुत्र माना गया है, और पुत्र माना गया है तो वो पुत्र के समान ही होता है, क्योंकि उसका दूध पर अधिकार होता है। चंद्रमा स्त्री के दूध पर भी अपना अधिकार रखता है, उसके वक्ष स्थल पर भी अधिकार रखता है। दोस्तों, चंद्रमा का इस सृष्टि पर इतना अधिक प्रभाव है कि वो सभी को अपनी आकर्षण शक्ति से प्रभावित कर लेता है। चंद्रमा में इतनी अच्छी शीतलता है कि वो मन को भी शांत करने की क्षमता रखता है, मन जिसे कोई काबू नहीं कर पाया है। अगर चंद्रमा आपका कुंडली में बलवान है, अच्छी कंडीशन में है, पक्ष बल में मजबूत है, पूर्णिमा के आसपास का आपका जन्म है, उच्च का चंद्रमा बैठा हुआ है, उच्च का चंद्रमा वृषभ राशि में होता है, इसकी स्वराशि कर्क राशि मानी गई है और वृश्चिक राशि इसकी नीच की राशि मानी गई है। ये हम पूर्व के वीडियो में आपको उच्च और नीच की राशियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, सभी जानते होंगे। दोस्तों, चंद्रमा को ममत्व का भी कारक माना गया है, क्योंकि चंद्रमा का जो प्रभाव क्षेत्र है कुंडली के अंदर वो चतुर्थ भाव पर होता है। चतुर्थ भाव माता का भाव है, ममता का भाव है, और ये मन का भी भाव है। इस पर चंद्रमा का पूर्ण अधिकार होता है। चंद्रमा को मामा की उपाधि भी दी गई है। इतना इसमें ममत्व होता है कि छोटे बच्चों को हम चंदा मामा कहकर ही कहते हैं कि चंदा मामा के दर्शन कर ले। तो चंद्रमा का हमारे व्यक्तित्व पर, सभी पर पूर्ण रूप से प्रभाव होता है। अगर चंद्रमा कुंडली में दूषित है तो वो चिड़चिड़ापन दे देगा, क्लेश दे देगा और उन्माद की स्थिति ले आता है। और चंद्रमा अगर कुंडली में बलवान है, पक्ष बल में मजबूत है, तो व्यक्ति बहुत ही शांत होता है। उसमें चंचलता होती है लेकिन फुहरता नहीं होती है। बहुत ही अपने आप पर नियंत्रण रखने में सक्षम होता है वो। चंद्रमा का अत्यधिक महत्व बताया गया। अगर चंद्रमा अगर कुंडली में आपका अच्छी कंडीशन में है तो आपको जीवन में सभी सुख देगा, क्योंकि इसका चौथे भाव पर अधिकार है तो चतुर्थ भाव सुखेश भी है। और वहाँ पर जब चंद्रमा बली बन जाता है तो सुख भी देता है, सभी कुछ देता है, वाहन देता है, भूमि भवन का सुख देता है। चंद्रमा हमें ऐश्वर्य देता है। चंद्रमा अगर कुंडली के अंदर गुरु से केंद्र में आ जाता है, गुरु का और चंद्रमा का जो संबंध है, केंद्रीय संबंध, त्रिकोण संबंध, नवम पंचम का, त्रि एकादश का ये संबंध है, तो व्यक्ति संयमित और संतुलित रहता है। लेकिन अगर कुंडली के अंदर शकट योग है, शकट योग का हम पूर्व में भाई बात कर चुके हैं। शकट योग गुरु और चंद्र का संबंध अगर 6-8 का है या फिर द्विद्वादश का है, तो ये संबंध कितना ही राजघराने में व्यक्ति पैदा हुआ हो, लेकिन वो उसे निर्धनता जरूर देता है, संघर्ष देता है, जीवन भर उसे संघर्ष में निकालना पड़ता है। ये बहुत ही नष्टकारी योग माना गया है। अगर इसमें भी कुछ योग ऐसा है कि अगर चंद्रमा दूसरे भाव में स्थित है और गुरु सप्तम भाव में है, तो ये इस शकट योग का नाश कर देता है, क्योंकि गुरु केंद्र में स्थित हो गया है और चंद्रमा धन भाव पर बैठने से उसे ऐश्वर्य दे देता है। भले ही उस कुंडली में शकट योग है, लेकिन वो उस शकट योग का नाश कर देता है गुरु का केंद्र में आने मात्र से। उसकी लग्न पर दृष्टि हो जाती है और धनेश के साथ उसका भले ही अष्टमेश का संबंध है, अगर इस कंडीशन में मिथुन लग्न है तो वो स्वराशि होके धन भाव में बैठ जाता है, तो इस शकट योग का वो इस परिस्थिति में वो नाश कर देता है। लेकिन इसके विपरीत अगर गुरु 6-8-12 में है तो ये योग नष्टकारी बन जाता है, निर्धनता दे देता है, अत्यधिक तकलीफ देता है जीवन में। ये कई बार सफलता के शिखर तक पहुंचाकर वापस जमीन पर ले आता है। ये योग, इस योग का गुरु चंद्र का संबंध
विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर ये संबंध शुभ है तो व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करता है, धन ऐश्वर्य सब कुछ मिलता है। अगर गुरु से चंद्रमा का संबंध अच्छा बन जाता है। दोस्तों, जिस तरह सूर्यदेव तपते हैं मई जून में, जब भी सूर्य मकर संक्रांति के आसपास दिन बड़े होने लग जाते हैं और गर्मी की शुरुआत हो जाती है, तो वो इस जल को, इस पृथ्वी से जल को सोखना शुरू करते हैं और भाप बनाते हैं। उस भाप को जब चंद्रमा वापिस शीतलता प्रदान करता है और वर्षा ऋतु का आगमन करता है, तो चंद्रमा इस सृष्टि पर पुनः जीवन स्थापित करने का कार्य करता है। चंद्रमा का प्रत्येक जीव पर महत्व है। चंद्रमा को विशेष रूप से मछली का कारक भी माना गया है। जीवों में वो मछली और कछुआ है, क्योंकि वो जल तत्व राशि है, जली जीव हैं। इस पर चंद्रमा का विशेष अधिकार होता है। फिर हम बात करें पंचगव्यों में, पंचगव्य जो हैं उस पर भी चंद्रमा का अधिकार होता है। दूध पर है, चावल पर है, इस पर भी चंद्रमा का अधिकार है। खीरे पर है, इस पर भी चंद्रमा का अधिकार है। ऐसी कई वस्तुएं हैं, फूल गोभी है, इस पर भी चंद्रमा का अधिकार होता है। दोस्तों, इसके अलावा हम बात करें औषधियों के रूप में, तो औषधियों में स्फटिक और शंख, इसके पानी से स्नान करने पर चंद्र दोष से संबंधित जो बीमारियां हैं उसका निवारण होता है। और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा दूषित है तो व्यक्ति को मूत्र या रक्त संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पाचन शक्ति उसकी बिगड़ जाती है। पाचन शक्ति में उसे एसिडिटी की समस्या अत्यधिक रहती है। अम्लीय तत्व उसके शरीर में बढ़ जाते हैं। ये दूषित चंद्रमा के कारण है, ये रोग उत्पन्न होते हैं। चंद्रमा अगर शुद्ध है तो व्यक्ति का रक्त संचार सभी कुछ अच्छा रहता है। अगर चंद्रमा दूषित है तो ये समस्या देता है। फिर हम बात करें अंगों के ऊपर। अंगों पर देखा जाए तो आँखों के ऊपर चंद्रमा का अधिकार होता है। पुरुष की बाईं और स्त्री की दाईं आँख पर चंद्रमा का अधिकार माना गया है। स्त्री के वक्षस्थल पर भी चंद्रमा का अधिकार है, क्योंकि वो वहाँ से बच्चे को दुग्धपान कराती है और उस दुग्ध पर भी चंद्रमा का अधिकार है। चंद्रमा का कारक माना गया है। दोस्तों, ममता, मन और जल, इन तीनों को नियंत्रित कोई कर सकता है तो केवल और केवल चंद्रमा। चंद्रमा संतुलित है तो माँ की ममता का भी उसे शुभ फल मिलता है। मन पर भी उसका अधिकार है और शरीर में जल तत्व को नियंत्रित रखता है। और ये सब नियंत्रित रहते हैं तो मन के साथ साथ मस्तिष्क पर भी उसका पूर्ण रूप से अधिकार रहता है। वो व्यक्ति संतुलित और संयमित रह पाता है। और चंद्रमा दूषित है तो विभिन्न रोगों का उसे सामना करना पड़ता है। वो उसे मानसिक रूप से पीड़ा देता है। कहीं उसे सुख का अनुभव नहीं होता है। अगर चंद्रमा कुंडली के अंदर तन्हा अकेला बैठा हुआ है, उसके आसपास कोई ग्रह नहीं है, किसी ग्रह की उस पर प्रभाव नहीं है, तो वो भले ही भीड़ में बैठा हो, सभी के साथ पूरे परिवार में हो, लेकिन वो हमेशा अपने आप को तन्हा और अकेला महसूस करता है, क्योंकि चंद्रमा उसका अकेला है। और यही चंद्रमा ग्रहों के साथ बैठा हुआ है तो वो जंगल में चला जाएगा, कहीं एकांत में चला जाएगा तो उसके साथ कोई ना कोई समूह इकट्ठा हो जाता है। कहीं से न कहीं से आदमी उसको ढूंढ ही लेते हैं और वो समूह के बीच में ही रह पड़ता है। ये है चंद्रमा का प्रभाव, क्योंकि उसमें ज़बरदस्त आकर्षण शक्ति है। चंद्रमा में जितनी आकर्षण शक्ति है किसी और ग्रह में नहीं है। वो उस व्यक्ति को चंद्रमा के प्रकाश के समान प्रकाशवान कर देता है। अगर इसी चंद्रमा के ऊपर राहु का प्रभाव आ जाता है, क्योंकि राहु अंधेरा है, और वो अंधेरा जब चंद्रमा के प्रकाश को ढक लेता है तो ग्रहण योग का निर्माण कर देता है। राहु का कहीं अस्तित्व नहीं है, वो केवल और केवल परछाई और अंधेरा है। ये जितना चंद्रमा से दूर रहता है, चंद्रमा उतना प्रकाशवान रहता है। अपनी आभा से वो सृष्टि को प्रकाशवान करता है, ऊर्जावान करता है और संयमित बनाता है, संतुलित बनाता है, सभी कुछ देता है। लेकिन अगर यही चंद्रमा शनि जैसे ग्रहों के साथ, राहु जैसे ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है तो वो
दूषित होकर व्यक्ति को, परिस्थिति को, उसकी परिस्थितियों को बिगाड़ देता है और संघर्ष जीवन में दे देता है। दोस्तों, चंद्रमा का अध्ययन कुंडली में सर्वप्रथम कर लेना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का गोचर जो है वो सर्वप्रथम चंद्रमा के आधार पर ही निर्धारित होता है। हम किसी भी व्यक्ति का वर्तमान कैसा चल रहा है वो देखना चाहेंगे तो गोचर देखना होगा, और गोचर देखने के लिए सर्वप्रथम चंद्रमा को हमें लग्न मानना होगा। जो राशि आपकी है उसे लग्न मानकर जो ग्रह गोचर का भ्रमण चल रहा है उस आधार पर कुंडली का निर्धारण होता है। इस प्रकार हम गोचर का अध्ययन करते हैं। तो गोचर का अध्ययन हम चंद्रमा को आधार मान के करते हैं। कोई भी काम करना हो चंद्रमा को मूल रूप से आधार हमें बनाना होगा और चंद्रमा का अध्ययन सर्वप्रथम करना होगा। कोई भी काम हम करने जाते हैं तो ये देखते हैं कि हमारा चंद्रमा पक्ष बल में कैसा बैठा हुआ है, 6, 8, 12 से गोचर तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसी परिस्थिति है तो हम उसे नकारने की कोशिश करते हैं। अगर चंद्रमा हमारी कुंडली में चौथे भाव में या 8वें भाव में है या 12वें भाव में है तो उस दिन हम कोई कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। उस दिन हमारे मन में एक चिड़चिड़ापन की स्थिति रहती है। कई बार विवाद भी इन्हीं दिनों में हो जाते हैं जब चंद्रमा चौथे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में आता है। चौथा भाव का चंद्रमा गोचर में अच्छा नहीं माना गया है। चौथे और 8वें भाव का नेक्स्ट कार्य माना गया है। उस दिन कोई भी अगर मांगलिक कार्य या कोई भी शुभ कार्य या कोई भी हमें वाहन खरीदना हो, कोई भी वस्तु खरीदनी हो, विशेष रूप से चंद्रमा अगर गोचर में चौथे भाव में या 8वें भाव में है तो उस दिन हमें उस चीज़ को अवॉइड कर देनी चाहिए। उस दिन उसे हमें आगे बढ़ा देना चाहिए कि हम आज नहीं लेकर किसी और दिन इस कार्य को किया जावे। दोस्तों, चंद्रमा का अध्ययन अत्यधिक आवश्यक है। इस पर आज हमने चर्चा की। इस पर यथा सागर है, बहुत बड़ा सागर है। इस पर हम कई बिंदुओं पर और चर्चा करते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।